श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सिंधी सम्मेलन में एक बयान दिया गया, जिस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और भारत के लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। एक सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर कब बदल जाएं इस बात का पता नहीं चलता। कल सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वो कल भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान का हिस्सा है और कल क्या पता वो फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। देखिए, एक तरफ पीओके की को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी पिछले ही महीने मोरक्को में एक बयान दिया था कि पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं। पीओके के लोग खुद भारत में विलय की बात कर रहे हैं और भारत बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी आक्रमण के पीओके का विलय कर लेगा भारत में। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सिंध को लेकर बयान दिया जाना। दरअसल सिंध जो प्रांत है वो गुजरात से बॉर्डर साझा करता है, गुजरात की तरफ वो लगता है और गुजरात प्रेसिडेंसी में ही वो हुआ करता था। 1913 में इसे अलग करने की मांग उठी, 1936 में ये अलग हुआ और 1936 में ही पाकिस्तान को अलग बनाने का जो बीज पड़ा था वो सिंध प्रांत से ही पड़ा था। फिर 42 में इसकी विधानसभा में यह प्रस्ताव पास किया गया अलग पाकिस्तान को लेकर। उसके 5 साल बाद पाकिस्तान अलग हो गया था, जिसमें सिंध प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। बहुत सारे जिलों में आज भी सिंध प्रांत में हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है। तो एक एक कर विस्तार से सारी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सबसे पहले बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की, तो पहले आप ये बयान सुनिए। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेते हुए, उनकी लाइनों को दोहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला ये बयान दिया। हालांकि जो हमारे राष्ट्रगान में सिंध शब्द है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और कोर्ट ने उस शब्द को जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलने की अनुमति भी दी थी। अब इस पर मैं दिखाता हूं सबसे पहले आपको कि पाकिस्तान का क्या कुछ बयान आया है, पाकिस्तान ने क्या कहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे बयान उस सोच को दिखाते हैं जो स्थापित सच्चाइयों और रुख को चुनौती देना चाहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। हम राजनाथ सिंह और भारतीय नेताओं से आग्रह करते हैं कि वो भड़काऊ बयानबाजी से बचें, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का खतरा हो।
मतलब वो पाकिस्तान इस बात को कह रहा है जो पाकिस्तान खुद क्षेत्रीय अखंडता को नहीं मानता, जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पैदा करता है और जो पाकिस्तान खुद भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है। वो मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो अप्रैल में वो पहलगाम हो या फिर अभी नवंबर में 10 तारीख में हुआ दिल्ली का धमाका हो, जिसके जैश ए मोहम्मद से सीधे सीधे तार उन आतंकवादियों के जुड़ रहे हैं जो आतंकवादी इसमें शामिल थे। पाकिस्तान की तरफ से आगे कहा गया कि भारत सरकार को अपने नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उसे उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए जो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों की शिकायतों को दूर करना चाहिए जो सिस्टमैटिक तरीके से अलग थलग किए जाने और पहचान के आधार पर हिंसा का सामना कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को यहां मैं बता देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग किसी भी प्रकार की कोई हिंसा का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीन और आईएसआई मिलकर वहां फंड कर रहे हैं, वहां अलग अलग रिबल ग्रुप्स तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ वो ग्रुप्स हैं जिन्हें भारतीय सेना लगातार न्यूट्रलाइज भी कर रही है। नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। वो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान तीनों मिलकर कितने भी कोशिश क्यों ना कर लें कि वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर लेंगे, वैसा होना संभव किसी भी सूरत में नहीं है। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि इस तरीके से आईएसआई और चीन नॉर्थ ईस्ट में आपका फंड करते हैं। अमेरिका को भी नॉर्थ ईस्ट की जरूरत है। यहां बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड भी उसने मांगा था, और मतलब नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर इन सारे देशों की नजर रहती है। तो पाकिस्तान पहले अपने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को संभालो, जिस खैबर पख्तूनख्वा के 30% हिस्से पर फिलहाल टीटीपी का कब्जा है और वहां पाकिस्तानी सेना जा तक नहीं सकती। उस खैबर पख्तूनख्वा को संभालो जहां आज ही सेना के मुख्यालय पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुख्यालय पर टीटीपी के फिदायीन ने हमला किया, जिसके बाद दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के जनाजे उठे हैं। मुल्ला मुनीर की आंख से जो खून के आंसू आ रहे हैं उसे पहले आप संभालो। बाकी सिंध प्रांत में जो संगठन एक्टिव हैं या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी तरफ से भी अब यह मांग उठने लगी है कि हां, हम सिंधु देश बनकर भारत में विलय चाहते हैं, और ये बयान साफ तौर पर आने लगे हैं सिंध प्रांत से कि वो भारत में विलय चाहते हैं। आगे पाकिस्तान की तरफ से इस विरोध में कहा गया, भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर विवाद के समाधान की दिशा में कदम उठाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल नियमों के आधार पर भारत के साथ झगड़ों को शांति से सुलझाने के लिए तैयार है, साथ ही अपनी सुरक्षा और आजादी की रक्षा करने के लिए भी तैयार है। तो भारत तो इस बात को हमेशा से कहता आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी कुछ विवाद है वो द्विपक्षीय वार्ता के साथ सुलझा लेना चाहिए। शिमला समझौते में भी यही कहा गया था कि कश्मीर का जो भी विवाद है वो दोनों देश बैठकर मिलकर सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पहलगाम करता है और भारत जब उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर करता है तो फिर वो अपने अब्बा ट्रंप की गोद में जाकर बैठ जाता है कि अब्बा बचाइए, भारत मार रहा है। पाकिस्तान ही हमेशा यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उठाता है। तुर्की जैसे देश, अजरबैजान जैसे देश उसका समर्थन वहां यूएन में करते हैं, और भारत लगातार जो पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है और उस आतंकवाद से भारत को जिस तरीके से अस्थिर करने का काम पाकिस्तान करता है, उन मुद्दों को लगातार उठाता है और पाकिस्तान की पोल पट्टी को खोलने का काम भी करता है, पाकिस्तान के बखिया उधेड़ने का भी काम करता है। सिंध प्रांत की अगर और ज्यादा बात करें तो 1947 में जब बंटवारा हुआ तब लगभग 8 लाख सिंधी वहां से भारत आए थे। जो एक मिडिल क्लास था, एक व्यापारी वर्ग था, वो पूरा भारत आ गया था, जिसके बाद ये पूरी तरीके से आपका सिंध प्रांत चरमरा गया। कहा जाता है कि 1 करोड़ के लगभग भारत से मुसलमान सिंध में गए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मुहाजिर कह के बुलाया जाना लगा। और आज की अगर बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा की 5 करोड़ 70 लाख की आबादी वहां है। 1 करोड़ से ज्यादा फिलहाल वहां भारत से गए हुए मुसलमान है, जिन्हें पाकिस्तान के मुसलमान मुहाजिर कहते हैं। 20 सालों तक इन दोनों के बीच में जंग भी रही है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान था और पाकिस्तान का जो मुसलमान था उसके बीच 20 सालों तक लगातार संघर्ष भी चलता रहा। उसके बाद आज भी मुहाजिर वहां कहा जाता है। सिंध में कई जिले आज भी ऐसे हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में यह बताया जाता है कि लगभग 2.17% हिंदू हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख हिंदू सिर्फ सिंध में रहते हैं, और सिंध में भी लगभग 2 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर उनकी भागीदारी नगण्य है।
सरकारी सेवाओं की अगर बात करें तो वहां भी उनकी भागीदारी नगण्य है। जो अपर कास्ट के हिंदू थे उस वक्त 1947 के बाद वो वापस भारत लौट आए थे, और फिलहाल ऐसा कहा जाता है कि जो फिलहाल हिंदू वहां बचे हैं वो उन्हें मतलब बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से उनके साथ वहां व्यवहार किया जाता है और दोयम दर्जे का नागरिक पाकिस्तान में उन्हें माना जाता है। लेकिन सिंध में आज भी हिंदू बचे हुए हैं। लगभग सिंध की अगर बात करें, मैंने आपको जैसे कि बताया, लगभग 49 से 50 लाख हिंदू आज भी सिंध में हैं, और उनकी तरफ से ही नहीं, सिंध के मुसलमानों की तरफ से भी अब ये बयान आने लगे हैं। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अलग सिंधु देश बनाकर पाकिस्तान में विलय करने की बात कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से किस तरीके से पाकिस्तान तिलमिला उठा है, पाकिस्तान मिमियाने लगा है और पाकिस्तान बातचीत की मेज पर आना चाहता है। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि गुजरात बॉर्डर से सिंध लगता है और सरक्रीक बॉर्डर का जिक्र पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में किया था कि सरक्रीक बॉर्डर पर अगर कुछ भी हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान ने की तो कराची बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और इस बार वो कराची सिंध की ही राजधानी है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सिंध प्रांत पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत बताया जाता है, और ये सिंध लगभग पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में 30% अपनी हिस्सेदारी का योगदान पाकिस्तान की जीडीपी में देता है। तो पाकिस्तान के लिए सिंध बहुत जरूरी एक उसका प्रांत है। अब तिल मिलाना तो पाकिस्तान का जाहिर सी बात है, जायज है, उसे तिल मिलाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान भी अलग होने की मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होने की मांग कर रहा है और सिंध भी अब अलग होने की मांग कर रहा है। ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को संभालेंगी वो देखने वाली बात होगी। बाकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से मिर्ची पाकिस्तान को जरूर लगी। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।